स्टूडियो लाइव। अपना एक निजी वाहन हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार वाहनों का अपना चॉइस रखते हैं। इनके सुंदर डिज़ाइंस, बाइक्स के, कार्स के, हैवी व्हीकल्स के और इनके मॉडल्स हर किसी को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो हम देख सकते हैं कि कितना विस्तार है इस क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति अग्निहोत्री कार्यक्रम मंजिल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि करियर बूस्ट ये प्रोग्राम हमारा रहता है, तो आज का हमारा विषय है ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग में करियर। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्या करियर हो सकता है, कितना विस्तार है, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं स्टूडियोज़ में जनक भारद्वाज जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। मेरे दर्शकों को सभी को प्यार भरा नमस्कार जी। दर्शकों, ये ना सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं बल्कि जनक भारद्वाज जी एक स्वयंसेवक भी हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। जनक भारद्वाज जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अगर हमारा एक आम दर्शक देख रहे हैं तो ये क्या समझें, क्या कुछ इसमें आता है? मैम, मेरे अकॉर्डिंग जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, ये देश की उन्नति और प्रगति है मैम। जी। क्योंकि जब अगर हम बात करें स्वचालित गाड़ियाँ जो रोड पे रेंग रही है, जिसके माध्यम से हम पैसेंजर को इधर से उधर ले जा रहे हैं और सामान ढुलाई के लिए जो हमारा पैसेंजर जो भी गुड्स होता है इधर से उधर ले जाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल। जी। तो मैम, अगर मैं बात करूं अपनी हिस्ट्री की, तो पाषाण युग में जब हमारे पास व्हील का निर्माण हुआ था मैम, तो उसके बाद आज तक मैम बड़े बड़े ट्रक बसें चल रहे हैं, रेलगाड़ियां हैं, हमारे पास शिप्स हैं और एरोप्लेन है। तो एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का, जिससे कि हमारा देश दिन प्रतिदिन क्या करता है, प्रगति की ओर जा रहा है। सहायता कौन कर रहा है? हमारी ऑटोमोबाइल। अगर एक दिन हमारा ऑटोमोबाइल रुक जाता है मैम, तो सब कुछ हमारा तितर बितर हो जाता है मैम। जी। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल, मेरी जो परिभाषा है यही रहेगी कि ये देश की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है मैम। जी, बहुत सही कहा आपने। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो कितना स्कोप आप इसका देखते हैं और कितना विस्तार है इस क्षेत्र में, और जो हमारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो वो किस तरह से आए, क्या क्या कोर्सेज उनके लिए हैं? मैम, अगर मैं स्कोप की बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, अगर कोई गाड़ी है मैम, एक फाइनल प्रोडक्ट है, गाड़ी जिसे कहा जाता है फाइनल प्रोडक्ट है जो एक रोड पे चल रही है, उसे बनाने के लिए उसमें जो असेंबली होती है तकरीबन 4000 इसमें आइटम्स फिट होती है। फिटमेंट के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है जी। तो उसको तैयार करने के लिए मैम हमारे पास प्रोडक्ट को 2000 कंपनियां उस पर वर्क करती हैं जी। तो जो कंपनियां वर्क कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन चीज़ों को बनाया जा रहा है। जी। तो हमारे बच्चे अगर इस चीज़ की तरफ जाना चाहेंगे तो हमें क्या इसके लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जी। इंजीनियरिंग करेंगे तो उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिनका अच्छी पकड़ हो इन चीज़ों पे, वो क्या करेंगे, इस R&D में एंटर कर सकते हैं, जिससे कि वो नए नए आइडिया जनरेट होते हैं। कोई चीज़ें बनानी है तो वो हमारे इंजीनियर्स बनाते हैं मैम। तो ये पहला स्कोप रहता है हमारा। अगर आपने किसी भी सेक्टर में, अगर हेल्थ की बात करें या फिर कोई रिसर्च की बात करें, जैसे हमारे नासा में भी या हमारे इसरो में जरूरत पड़ती है, तो हमारे इंजीनियर ही जाते हैं जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, जिनकी पढ़ाई बिल्कुल ही साफ सुथरी हो, उन्हीं बच्चों को आगे ले जाया जाता है। तो ये स्कोप है मैम। और दूसरा स्कोप हमारे पास, अगर हमने अपनी आजीविका कमानी है, आजीविका के लिए हम क्या करते हैं मैम, एक हुनर सीखते हैं, कला। एक 2 ईयर का कोर्स कर लिया आपने ITI, उसके बाद आपने अपने हुनर सीख लिया। हुनर को सीख के आप क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी काम चला सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं सबको। तो ये हमारे इसमें स्कोप रहते हैं ऑटोमोबाइल में। किस चीज़ को फिटमेंट जोड़ना है या फिर उसकी रिपेयरिंग करनी है, और आप सेलिंग में भी जा सकते हैं। कोई प्रोडक्ट बना उसको सेल करना है ऑटोमोबाइल में, वहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं हमारे पास, जो टेक्निकल कोर्स जिनके स्ट्रांग होते हैं, और टेक्नीशियंस हो गए। तो ये हमारे स्कोप रहते हैं मैम इस पे। जी। बात करें अगर हम सब्जेक्ट मैथ्स की, हर कोई थोड़ा डरता है मैथ्स से, कितना ज़रूरी है मैथमेटिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में? मैम, अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि हमने वहाँ क्या करना है, हर चीज़ को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद क्या करते हैं, हम एक ऐसी चीज़ को डिजाइन करते हैं जो हम अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए दे सके, और वो एक पॉजिटिव रूप में। अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम कुछ ऐसी चीज़ बना देंगे जिससे क्या है, हमारी पब्लिक का नुकसान हो रहा हो, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। जी। कहाँ से, कौन सी क्लास के बाद एक बच्चा अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या इस क्षेत्र में आना चाहता है तो कौन सी क्लास के बाद वो इसकी स्टडीज़ शुरू कर सकता है? मैम, आजकल हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीमें चलाई हैं, जैसे हमारे वोकेशनल कोर्सेज। पढ़ाई के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे वोकेशनल कोर्सेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो ऑटोमोबाइल के कोर्सेज चलाए हैं आप 9th क्लास से, जिसको इंटरेस्ट है। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है दोस्तों, एक बाई चांस और एक बाई चॉइस, दो रहते हैं हमारे पास। अगर आप बाई चॉइस ले रहे हैं तो आप क्या करोगे, कि बाई चॉइस ले रहे हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं जी। यहाँ तक कि आप इसरो, नासा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाई चॉइस का मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है जी। आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, चीज पढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, इससे क्या बेनिफिट होंगे। तो एक बाई चांस होता है, जिसमें बाई चांस में हम क्या करते हैं, अगर हम मैट्रिक करते हैं, +2 कर ली, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया और क्या काम सीख लिया, कला, हाथ की किसी चीज़ को रिपेयर करना, जोड़ना, जैसे भी है, तो ये क्या करेंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे आजीविका कमाने के लिए, कि अपना घर परिवार चले और 4 लोगों को रोजगार मिले, वहाँ पे अपने रोजगार दे सकते हैं। तो ये हमारा एक बाई चांस रहता है। बाई चॉइस पे तो आप बहुत ही इंटरेस्ट से काम करेंगे और कुछ देश के लिए भी करेंगे, जिससे कि हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। और मैं मैम बात करूँ तो मैट्रिक के बाद आप ITI कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे ITI करने के बाद कईयों की स्थितियां घर की कुछ किस तरह की होती हैं, तो बच्चे ITI करने के बाद अपनी आजीविका कमाना स्टार्ट करना चाहते हैं। ITI कर ली, उसके बाद वो कुछ अपने कंपनी में प्रोडक्शन में जा सकते हैं, जहाँ की इंजीनियरों द्वारा बनाए गए पार्ट्स को असेंबल करना है, वो काम हमारे ITI के बच्चे करते हैं कंपनियों में जाके, और अच्छी सैलरी रहती है तो वो तरीका है। और उसके बाद कुछ बच्चे ITI करने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते कि हमने कुछ और करना है, कुछ साल कंपनी में काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमें पार्ट बनाना भी आना चाहिए, क्या मटेरियल है, क्या इसका फंक्शन है, कैसे बना है, तो वो डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो ITI के बाद 2 ईयर लेटरल एंट्री में आप जा सकते हैं, या फिर डिप्लोमा कोर्स आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं। 3 ईयर का डायरेक्ट होता है और ITI के बाद आपका 2 ईयर का होता है तो आपकी 4 सालें लगती है। डिप्लोमा करना है आपने मैट्रिक के बाद, मैट्रिक ITI और डिप्लोमा। अगर आप डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं तो 3 ईयर का रहता है मैम और उसके बाद हमारी बीटेक आपका +2 नॉन मेडिकल से आपकी बीटेक हो सकती है, या फिर डिप्लोमा आपने किया है पहले ऑलरेडी तो 3 ईयर आपके डिग्री के जो बीटेक होती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी हो सकती है। उसमें भी आप लेटरल एंट्री में एंट्री कर सकते हैं तो उसमें आपके काफ़ी अच्छे स्कोप रहते हैं। फिर आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, एक नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आप देश के लिए कुछ नई चीज़ दे सकें। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक बच्चा जो चाहता है इस चीज़ में आना, और बाई चांस की भी आपने बात की, तो एक मेरे जहन में प्रश्न आया था कि बाई चांस कुछ एक तो जॉब्स ऐसे हैं कि चल पड़ते हैं, है ना, और जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो एक लेवल तक तो ठीक है, बाई चांस में आ गए, चल गए, कर रहे हैं, है ना, पर एक लेवल पे जाके शायद बाई चांस में नहीं होगा वो, उसके लिए हमें बाई चॉइस या फिर प्रोफेशनली जाना पड़ेगा। मैम, ये थोड़ा सा हमारा घर का भी इसमें थोड़ा रोल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का रोल रहता है कि आपने स्टडी करनी है और आप पढ़िए, डिग्री कीजिए और अपना कमाना स्टार्ट कर लीजिए। तो कुछ एक बच्चे इसमें बीच में अलग तरीके के भी होते हैं जो कि कब, क्यों, कैसे, ये क्या हो रहा है, जिज्ञासु बोलते हैं जिन्हें, तो उत्सुक होते हैं, कुछ करना है नया जो वो हमारा इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं पढ़ाई करने के बाद। और कुछ लिमिटेड है, कोशिश सभी कर सकते हैं कि हम कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर आप नया करने की सोचोगे मैम तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आजीविका हम कमा रहे हैं, जो काम है वो तो आप एक बेहतर तरीके से कर रहे हैं,
पर उससे आगे भी आपने सोचना है जी। एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है मैम। अच्छा। रिवर्स इंजीनियरिंग, जो चीज़ बन चुकी है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई चीज़ बन चुकी है, अगर वो ना मिले मार्केट में तो हम उसके ऊपर ऐसा क्या सोचें कि किसी के साथ रिलेट करें और उस चीज़ को खुद बना दें जी। उसे कहा जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। पर इंडिया में तो मैंने सुना इंडिया में उसे जुगाड़ भी कहा जाता है जी। बट एक टेक्निकल वर्ड में उसे इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। कोई चीज़ नया बनाना जी। वो अगर कोई चीज़ फेलियर है उसको अपने तरीके से आप बनाओगे तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में आती है मैम। और जहाँ कुछ भी काम नहीं आता है वहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आती है। बहुत काम आती है जी। प्रैक्टिकल है क्योंकि ये, हाँ प्रैक्टिकल स्किल है मैम ये, और इसी से ही हमारा जो आधा ऑटोमोबाइल चलता है। जी। तो दर्शकों देख लीजिए इनके कंसेप्ट्स खुद कितने क्लियर है, प्रैक्टिकल आदमी है ये। जनक भारद्वाज जी, जैसे कि हमने कहा कि आप एक स्वयं सेवक भी हैं। दर्शकों ये बहुत सारे बच्चों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्वयं कराते हैं और बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं। तो जनक जी, हम और हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये पढ़ाई करवाते हैं और कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं और कहाँ पे आपका ये क्लासरूम कह लीजिए, जो कहते हैं आप एकेडमी कह लीजिए, कहाँ है ये? मैम ये मैं इसको अपनी लैंग्वेज में ओटी कहता हूँ मैम, ऑपरेशन थिएटर जी। R&D प्लस ओटी जी। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं एक्टिव हूँ ER जनक भारद्वाज के नाम से। तो मेरे पास एक बचपन से जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था मैम, तो तब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ जी। सिखाने का। कुछ चीज़ अगर मैं छोटी चीज़ को सीखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को मैं 100 लोगों को सिखा सकूँ। क्या बात है। 100 लोगों को सिखा सकूँ। तो कुछ घर की परिस्थितियाँ भी ऐसी रही, बीच में थोड़ी सी स्टडी में प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं कर पाया, बट कंपनी में भी रहा और वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जी। वहाँ सीखने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन मैं 2010 में आया हूँ डिप्लोमा कोर्स करने। जी। जो एक कोर्स 2010 में मैं आया था, तो मेरी उम्र उस टाइम 23 ईयर थी, 23 साल। ओके। और जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो होता है 15 ईयर, 15 साल का लड़का डिप्लोमा कोर्स में एंटर करता, तो तकरीबन 8 साल का गैप पड़ चुका था। जी। बट पढ़ाई की आवश्यकता थी, मुझे कंपनी में काम किया और लोगों के साथ अच्छा वर्क किया, उसमें सीखने को मिला, फॉरेनर्स के साथ भी वर्क किया, सीखने को मिला। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद मेरा एम रहा है कि जब मैं आया तो मेरा एम था, एक पॉजिटिव वे में मैं चला था कि मुझे SR&D खोलना है, ओटी ऑपरेशन थिएटर खोलना है, जहाँ यहाँ पे ला के मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूं और साथ में ही स्किल जिसे कहते हैं हुनर वो सिखाऊं। क्योंकि कलयुग कला का युग है, कलयुग कला का युग है। इसमें अगर आपके हाथ में हुनर है तो आपकी भाई भाई है, और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है जी। कला मेरे पास थी मैम, बट मेरे पास स्टडी मैं था कम थी, प्रैक्टिकली काफ़ी वीक था। फिर मैं जब 2010 में आया सोलन में, तो प्रॉपर तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को इतने दिन रात मेहनत की। नाइट में मैं अपनी वर्कशॉपें चलाता था, काम करता था, दिन में मैंने अपनी स्टडी करनी है। और फीस भी मुझे साथ साथ में कुछ घर से प्रोवाइड हो जाती थी, बट सफिशेंट नहीं थी, खर्चा ज़्यादा था मैम, रहना है, खाना है, हर चीज़ का। तो खुद मैं नाइट में कमा के अपनी फीस डे में पे भी करता था, अपने खर्चे निकालता था। 2010 से 2018 तक मैं इसी तरह चला रहा जी। तो जनक जी, एक तरफ तो आप खुद भी सर्वाइव भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, काम भी कर रहे थे, तो फिर निःशुल्क ये पढ़ाने का कहाँ से आपके जहन में आ गया और किस तरह से ये जो फाइनेंसेस हैं तो ये कैसे पूरे हो जाते हैं? मैम मेरे जो R&D है, 2 R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे ओटी कहता हूँ मैं, ऑपरेशन थिएटर जी। तो वहाँ पे हमारा वर्क चलता है, लोगों की गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, किसानों के ट्रैक्टर रिपेयर होते हैं वहाँ पे, और बहुत ही कम खर्चे में जी, बहुत ही कम खर्चे। जिन्हें कहूँ मैं, जो काम 10,000 का होना है हम उस काम को 500 रुपये में कर देते हैं। क्या बात है। 500 में कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, आइडियाज़ क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, मैन पावर, मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं और मैं वहाँ का सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर जनक टॉप सर्जन हूँ। और मेरे पास मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं रिलेट करता हूँ स्टाफ नर्सिस से और फ्रेशर डॉक्टर, उनको मैं सिखाता हूँ। और एक हंसी हंसी में कस्टमर भी आते हैं हमारे पास, हंसी हंसी में दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है, बच्चे भी सीखते हैं। बच्चे सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक वर्क करते हैं, पर मैम थकता कोई नहीं है, हंसी खुशी में काम करते हैं, इंटरेस्ट है। जब आप किसी काम को इंटरेस्ट से करेंगे तो थकान बिल्कुल नहीं होती जी 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 जी। और मैं भी खुद सुबह 5 बजे वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ। ओके,
तो आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है? नहीं मैम, ऊपर वाले का ऐसा वरदान है, नींद खुद ऑटोमेटिक उतने ही घंटों में पूरी हो जाती है 3 घंटे में। जब मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ, हर चेहरे पे मुस्कान ला रहा हूँ जी, हर चेहरे पे मुस्कान ला रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला साथ देता है। जनक जी, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास आते हैं, तो हर स्टूडेंट का लेवल, मेंटल लेवल भी अलग अलग होता है, हर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती है, तो किस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं? मैम ये सबसे बड़ा टास्क है मैम, बहुत बड़ा कठिन कार्य रहता है बच्चों को पढ़ाना। जी, क्योंकि जैसे ही मैम मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के माइंड होते हैं सबके, बैकग्राउंड्स डिफरेंट है। हाँ जी। तो बच्चों को पढ़ाना, तो मुझे उन्हें पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है, उनको पहले उनको पढ़ना पड़ता है कि ये मैं इनको किस तरह से प्रिपेयर करूं, किस तरह से तैयार करूं कि बच्चा मेरे यहाँ से भाग ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से ट्रीट करना तनाव है, ना आ जाए उसको, कि समझ नहीं आ रहा है और भाग ना जाए, और कई बार ऐसा मैम गलत रास्ते पे ना पड़ जाए। बिल्कुल, तो उसको मैं एक पॉजिटिव वे देता हूँ कि आपने इस ट्रैक पे चलना है और इस तरीके से चलना है। तो हंसी हंसी मजाक में काम भी सिखाना है, बच्चे को रोकना भी है, पढ़ाना भी है, प्रेशर भी ना आए। बच्चे को ब्लैक बोर्ड पे पूरा टोटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। बेसिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ, जो हम उनको प्रे मानते हैं पेशेंट, जी, कुछ हमारे पास चली रहती है गाड़ियाँ, प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, उनका प्रैक्टिकल करते हैं मैम। जी, तो एकदम से क्या होता है, जैसे उन्हें थ्योरेटिकल पढ़ा होता है वो प्रैक्टिकल करते हैं, वो आप ताउम्र नहीं बोल सकते जी, उस चीज़ को। जब आप खुद अपने हाथ से काम करते हो तो मैम होता क्या है, आप ऑटोमेटिकली फिनिश्ड हो जाते हो, जी, आपका जो नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। क्योंकि मैम एक्सपीरियंस उम्र के अकॉर्डिंग नहीं आता। 15 साल के बच्चे को जो अगर एक्सपीरियंस है, वो 50 साल के बुजुर्ग को नहीं हो सकता, 60 साल के बुजुर्ग को नहीं हो सकता। जी, ये आपकी काबिलियत पे भी है। काबिलियत पे है और आपके काम पे है, आप किस तरीके से अपने दिमाग को, IQ लेवल को यूज कर रहे हैं। जी, एज के साथ अनुभव होना भी अपनी एक खासियत है, पर अनुभव, कोई बच्चा भी बहुत ज़्यादा अनुभवी हो सकता है, उसकी मेंटल स्किल पे भी निर्भर करता है। हाँ जी मैम। जनक जी, आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप बहुत बड़े हैं, तो वीडियोस आपके देखे, आप गाड़ियाँ ऑन द स्पॉट ठीक करते हैं, और कई बार तो आप 2 मिनट में, 3 मिनट में फटाफट से ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो वो सब रहता है। तो कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? मैम ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्री से हमारे पास जो भी शिमला घूमने आते हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो गाड़ी ख़राब हो जाती है मैम। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ ख़राब हो जाती है जो इंडिया में अभी तक है भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग बाहर बाय शिप गाड़ियाँ लाते हैं, ख़राब हो जाती है, तो इंजीनियर जनरल को याद किया जाता है, तो आप उनको भी ठीक कर लेते हैं? फिर मैं अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसे अगर मैं टेक्निकल वर्ड में कहूँ तो रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसे इंडिया में कहा जाता है जुगाड़, वो मैं करता हूँ। ऐसे ऐसे पार्ट्स खुद बना देता हूँ, क्योंकि मैम बेसिक कंसेप्ट आइडियाज क्लियर हैं। कंसेप्ट जब क्लियर है तो खुद बनाना बिल्कुल ईजी रहता है। क्या बात है, और बहुत बड़ी हर बात है। कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान होती है। और जो मेरे चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप देख सकते हैं, सब कोई भी ऐसा मेरे पास मेरे दर पे आता है, कभी मैं किसी को ऐसे नहीं लौटाता अपने दर से। सबकी गाड़ियाँ ठीक हो, सबकी गाड़ियाँ ठीक होके ही जाती हैं। जी। आपके गुरु की अगर मैं बात करूँ, आपने शिक्षा, एक तो इंजीनियरिंग आपने ऑटोमोबाइल की ही हुई है, और बाकी कभी ना कभी आपको भी दिक्कत आती होगी पेश, ना कभी ज़रूरत होती है कि मुझे भी पूछना है, तो फिर वो कैसे होता है, वो किससे पूछते हैं? मैम सबसे बड़े गुरु तो हमारे फादर हैं हमारे, क्योंकि उन्हीं से हमें ये काम मिला है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का काम है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो हम इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। बट मेरे मदर फादर अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, पर प्रैक्टिकली स्ट्रांग थे। तो मुझे था कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि बचपन में जब 5th और 6th स्टैंडर्ड में था, तो मेरी न्यूज़पेपरों में मेरी जो इश्तिहार न्यूज़ें चली रहती थी, क्योंकि मैं बचपन से क्रिएटिव माइंडेड था, नए नए आइडिया जनरेट करता था जी। तो इस तरह से हम इस पे चलते रहे, बढ़ते रहे, काम करते रहे। बट बीच में मेरी पढ़ाई रुक गई जी, फैमिली प्रॉब्लम भी रही कुछ, तो पढ़ाई रुकने के बाद मैंने पर मन को नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी, काम करता रहा, जॉब भी करता रहा। और एक टाइम मैंने आपको बताया कि मैं घर से निकल गया 2010 में, और उससे पहले मैं कंपनी में भी रहा 3 साल। वहाँ करने के बाद फिर मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं इंजीनियरिंग भी करूँ, तो फिर मैं घर से निकल गया था। तो फादर का काम था, तो
आज वो वर्कशॉप चला रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और मंडी के बॉर्डर पे जगह आती है नगवाई जी। हमारा गांव है नगवाई, वहाँ पे हमारी वर्कशॉप है जी। तो वहाँ पे भी अभी चल रहा है वर्क, बट जो हाईटेक इंजीनियरिंग वहाँ अभी कम होगी, बट मैंने जो अपने R&D यहाँ पे खोल दिए हैं सोलन, डिस्ट्रिक्ट सोलन में, और गुरुजनों का काफ़ी साथ है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोलन में जब मैंने एंट्री की तो यहाँ पे भी सभी गुरुजनों ने मेरा साथ दिया जी, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं जी, बिन गुरु कभी ज्ञान नहीं हो सकता। तो मुझे गुरु मेरी ज़िंदगी में काफ़ी गुरुजन आए जिन्होंने मेरे को मेरा जो मार्गदर्शन है एक पॉजिटिव वे में किया, जिससे चलते मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और चल रहा हूँ जी। और सबसे बड़ा गुरु तो मैम टाइम है जी। टाइम से बड़ा गुरु तो कोई नहीं हो सकता। जो टाइम सिखाते वो कोई नहीं सिखा सकता। हर परिस्थिति में जूझना है, तो इसमें सबसे बड़ा गुरु हमारा टाइम है मैम जी। क्या बात कही दर्शकों इन्होंने, और हम सभी मानते हैं कि टाइम सबसे बड़ा गुरु है और टाइम सबसे बड़ा हीलर भी है। टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। कोई भी दुख संताप है टाइम उसको हील भी कर देता है। जानना चाहेंगे आपसे कि मैकेनिकल टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी जानकारी होना एक इस क्षेत्र में आए विद्यार्थी के लिए कितना ज़रूरी है? मैम अगर मैं बात करूँ टूल्स, मैकेनिकल टूल्स, सबसे बड़ा टूल हमारा माइंड है। इससे बड़ा टूल कोई हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि यही वो टूल है जो सब टूलों को विकसित कर रहा है जी। बट अब अगर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल की बात करूं, टूल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जी। कहाँ पे कौन सा टूल यूज होना है, किस फिटमेंट में कौन सा टूल रहेगा। और आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मैम, लेटेस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसमें हमें स्कैनर्स, गाड़ियों के इंजन के लिए हमारे कंप्रेशन टेस्ट, बहुत टूल्स रहते हैं, उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक डॉक्टर को या फिर कोई किसी लैब में काम कर रहा है, उनको अपने टूल्स का नॉलेज नहीं होगा, एक्सरे मशीन का नॉलेज नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड मशीन का नॉलेज नहीं होगा, ECG मशीन का नॉलेज नहीं होगा, तो सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा। इस तरह हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सेम चीज़ है जी। तो अगर आप टूल्स का नॉलेज रखेंगे तो प्रॉब्लम कुछ और होगी और आप कुछ और देंगे और रिजल्ट कुछ और आएगा जी। तो इसमें टूल का नॉलेज बहुत जरूरी है कि टूल का नॉलेज आपको होना चाहिए जी। जनक जी, जैसे कि पहाड़ी प्रदेश में हम रहते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं गाड़ियों में। अभी बरसातें भी आने वाली हैं, कभी गाड़ियों में पानी भर जाता है, इस तरह की भी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी कौन सी कॉमन दिक्कतें हैं जो हम सभी की गाड़ियों में आती हैं? कोई टिप हमारे दर्शकों के लिए हो जाए कि कॉमनली जो आप देखते हैं कि हाँ ये करके सभी की गाड़ियाँ बेहतर रहेंगी, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मैम अगर मैं सबको कोशिश तो मेरी अवेयर करवाने की रहती है अपने चैनल्स में भी, बट कुछ एक टिप्स मैं अभी दे सकता हूँ। जैसे हमारी अभी मौसम बरसातों का भी आने वाला है, तो आप अपनी गाड़ी को जब बरसात में खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक जो होती है, पार्किंग ब्रेक, डिसएंगेज रखिए। इसको अप्लाई ना कीजिए। आप जो टायर है उनको पत्थर लगा लीजिए जी, क्योंकि जैसे आप पार्किंग ब्रेक एंगेज रखते हैं तो अगले दिन जब आते हो तो आप क्या रहता है, हमारे जाम हो जाते हैं, व्हील्स जाम हो जाते हैं, ये कॉज रहता है। और मोस्ट कॉमनली आपके गाड़ी में माउस, चूहे आने की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हाँ जी। तो उसमें भी आपने देखना है कि जैसे हमारी गाड़ी में ऑटमॉस्फेरिक एयर का एक बैंड रहता है, जो ऑटमॉस्फेरिक एयर जो है एंटर करती है आपकी गाड़ी में, उसको आपने ऑफ रखना है जी। एक रेगुलेटर होता है उसमें, उसको ऑफ रखना है। ये भी आपका मोस्ट कॉमनली दिक्कत आती है। और कूलेंट जो गाड़ी में डलता है कूलिंग के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको आप डलवा लें, क्योंकि मोस्ट कॉमनली दिक्कत उससे आती है। नहीं डालते हैं जिससे क्या इंजन में रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपके इंजन ओवरहीट हो जाते हैं, नुकसान बढ़ जाता है। 400-500 रुपये के काम की वजह से हमारा 50,000 का काम खुल जाता है जी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अलाइनमेंट होगी, गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो रही है, सस्पेंशन खराब हो रही है, उन चीज़ों को भी ध्यान रखना अपने। और सर्विस टाइम टू टाइम करवाएं, बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए क्या करते हैं, हम भी अच्छी खुराक खाते हैं, देसी घी यूज करते हैं कि हमारी बॉडी क्या रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे, रमा रहे, कि कुछ दिक्कतें ना हो, हमारे जोड़ों पे दिक्कत ना हो। इस तरह से इंजन जो है, इंजन के लिए इंजन ऑयल होना टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, प्रॉपर केमिकल है, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका इंजन लाइफ लॉन्ग चले जी। हमारे दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं अपने यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि यूथ, हमारा जो अभी नशा चल रहा है, सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, एक अभिशाप है ये जी। तो मैं अपने यूथ के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अपने अच्छे बुरे का
पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है जी क्योंकि कोई नशा जबरदस्ती नहीं करवाता किसी को। जी हम भी पढ़े हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट हमने आज तक नशा नहीं किया। जी क्यों? क्योंकि हमें अच्छे बुरे का पता है जी कि हम ये करेंगे तो हम नेगेटिव वे पे जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। जी जिस दिन हमें ये पता लग जाता है कि हम अच्छा बुरे का सबको पता चल जाता है, जी 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 तो हमने क्या करना है, एक पॉजिटिव साइड चलना है जी। और देश के लिए एक अच्छा कार्य करना है। जी। जिस दिन आपको अच्छा पता चलेगा तो डेफिनेटली आप सही राह पे, सही और राह। नशे में पड़ भी गए हैं तो आप इससे हटने की कोशिश ज़रूर कीजिए। दर्शकों, तो ये थे हमारे साथ जनक भारद्वाज जी, इतनी अच्छी इन्होंने जानकारी दी। तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल का क्षेत्र बहुत विस्तार लिए हुए है, बहुत सारे जॉब ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आप ज़रूर इसमें पैर अपना रखिए और सफल होइए। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।